मैं ये मानता हूं कि चुनाव अंकगणित और रसायन शास्त्र दोनों से जीते जाते हैं। उसके लिए मैथमेटिक्स भी चाहिए और केमिस्ट्री भी चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री बनाने के लिए पहले मैथमेटिक्स चाहिए। यानी अगर बताया जाए कि पहले क्या चीज बनाओगे, तो कोई भी नेता कहेगा कि पहले तो भाई जो सामाजिक गणित है, जो कास्ट मैथमेटिक्स है, उसको पहले दुरुस्त कर लिया जाए। जब एक बार वो हमारे पक्ष में होगा, तब फिर हम केमिस्ट्री भी आसानी से बना पाएंगे। गणित खिलाफ हो तो केमिस्ट्री बनी रहे, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे गणित और रसायन दोनों चाहिए। जीत का गणित भी चाहिए, जीत का रसायन भी चाहिए, लेकिन पहले जीत का गणित चाहिए। तो इंडिया गठबंधन बनने से ही जीत का गणित तो तैयार होता है, लेकिन अब जीत का रसायन भी तैयार होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है। अभी तो ये माना जाता है कि जीत का रसायन नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। भाई भाजपा के पास एक लोकप्रिय चेहरा है, भाजपा के पास एक बड़ी चुनाव मशीनरी है, पूरा माहौल बंदी करने की क्षमता है, अपना नैरेटिव सेट करने की क्षमता है। मोदी के पास न जाने कितने मास्टर स्ट्रोक हैं, वो हर रोज मास्टर स्ट्रोक ही मारते रहते हैं, अगर मीडिया की भाषा का इस्तेमाल करें तो और बेचारा विपक्ष के बारे में हमेशा सवालिया निशान लगा के पूछता है मीडिया, क्या विपक्ष इस मोदी की चाल में फंस गया? क्या विपक्ष अब मोदी के चक्कर में फंस गया? क्या मोदी ने फिर से विपक्ष को मात दे दी? बस यही नैरेटिव जो है मीडिया द्वारा चलाया जाता रहता है। लेकिन अब इस तरह के जो घोसी का चुनाव हुआ, उससे कुछ संकेत मिलता है कि इंडिया गठबंधन की मौजूदगी और मतदाताओं को विपक्ष की एकता का राष्ट्रीय आश्वासन। अब देखिए, वहां पर जो कांग्रेस के नए नवनियुक्त अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो वहां पर प्रचार करने गए थे। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। कांग्रेस की वहां कोई बहुत बड़ी खास चुनावी हैसियत नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो उम्मीदवार, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, वो वहां प्रचार करने गए। यही तो गठजोड़ की खूबी होती है कि उसमें दूसरी पार्टी का नेता किसी और पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए जाता है। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण है और इन महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन बहुत अतिरेकपूर्ण उत्सव मनाने का भी समय नहीं है ये, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष की एकता जो है वो होने की प्रक्रिया में है। तो वो होने की प्रक्रिया में के अभी शुरुआती 3 कदम ही रखे गए, अभी उन्हें बहुत से कदम उठाने हैं। आज कुछ मित्रों से बात हो रही थी तो उन्होंने शिवपाल यादव का ज़िक्र किया और उसमें ये कहा गया कि शिवपाल यादव जैसे नेताओं को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए, जो संगठन को जानते हैं, ज़मीनी स्तर पर जिनकी पकड़ है। और शायद उन्होंने राजभर से ये कहा था कि मैं देखता हूँ तुम कैसे जीत कर दिखाते हो, वहाँ एक दंगल हो जाए, इस तरह का कुछ। तो ये दिखाता है कि ऐसे नेताओं का महत्व हर पार्टी दे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संगठन पे बहुत पकड़ होती है। जब समाजवादी पार्टी एक परिवार का नेतृत्व, एक परिवार आधारित है, इसमें कोई शक नहीं। मुलायम सिंह जी का परिवार है, उसका हाथ अब उसके नेतृत्व पे है, उसके हाथ में नेतृत्व है। जब उसमें उस परिवार में फूट पड़ी और उस फूट पे जो आपस में जिस तरह इन लोगों ने जूतों में दाल बांटी, तो उस वक्त मंच पे ये लोग थे, मुलायम सिंह जी भी थे और मैं एक टीवी चैनल पे था और हम लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे। वो बहुत ही बुरा दृश्य था और उसके बाद से वो फूट देखा जाए तो 100% कभी खत्म नहीं हो पाई। आज अखिलेश जरूर समाजवादी पार्टी में हैं और उनके और आज शिवपाल यादव जरूर समाजवादी पार्टी में हैं और उनके और अखिलेश के बीच में वो तकरार नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कोई दरार है। अगर समाजवादी पार्टी के संगठन का कामकाज एक बार फिर शिवपाल के हाथ में जा सकता है, तो उससे कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का जो सांगठनिक बंदोबस्त और चुनाव प्रबंधन वगैरह है, उसको उसमें लाभ होगा। अब ये अखिलेश के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने चाचा को, जिनकी गोद में वो खुद भी खेले खाए हैं, उनको किस तरीके से एक पुराने महत्वपूर्ण जगह पर फिर से बैठाते हैं। एक टिप्पणी जो पीछे के कार्यक्रमों में आई थी और मैं सोचता हूँ कि उस पे आपसे एक बार बात कर लूँ। लोगों ने ये लिखा कि इंडिया शब्द को औपनिवेशिक मानना सही नहीं है, क्योंकि ये शब्द अंग्रेज़ों ने तो दिया नहीं था और ये शब्द मेगास्थनीज के समय से जब उन्होंने इंडिका शब्द का इस्तेमाल किया या लिखा, तब से ये चला आ रहा है। तो क्या इसको सच में हम औपनिवेशिक मानें या किस नज़रिए से इसको देखें? इस पर आपकी टिप्पणी। भाई देखिए, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा के साहित्य में तो कोई इंडिया शब्द नहीं मिलता है। इंडिया शब्द एक विदेशी यात्री जो भारत आया था, उसने मान लीजिए उसका इस्तेमाल किया और केवल इस आधार पे तो इंडिया शब्द को हम लोग अपने सिर पे नहीं बैठा सकते। दूसरे
जो इंडिया और इंडियन वाला पूरा मामला जो है, इसका औपनिवेशिक शोषण, दमन और जीनोसाइड, जाति संहार से काफी गहरा ताल्लुक है। कनाडा और उत्तरी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, दोनों मिलाकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनाते हैं। वहां के जो मूलवासी थे, उन मूलवासियों को उपनिवेशवादियों ने इंडियन कहा और धीरे धीरे करके उनकी पूरी उनका समूल नाश कर दिया। वहां गिनती के गिने चुने लोग रह गए। भारतवासियों का वो समूल नाश नहीं कर पाए, क्योंकि भारत में उपनिवेशवाद की प्रकृति जो है वो सेटलर कॉलोनियलिज्म की नहीं थी, यानी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आके वो बसे नहीं थे। जब अंग्रेज हिंदुस्तान से गए तो उस वक्त उनकी संख्या 60-65 हजार ही हुआ करती थी केवल, जबकि अमेरिका में और कनाडा में तो वो बाकायदा जाके बस गए और उन्होंने अपनी बस्तियां बना ली, इसलिए वो सेटलर कॉलोनियलिज्म है। तो यहाँ पर वो उस तरह के नरसंहार वाली बात नहीं थी। यहाँ उन्होंने जो अब समाज को अपने तरीके से ढालने और बदलने की जो प्रक्रिया चलाई, वो अलग तरह की प्रक्रिया थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे उनके शासन के तले और उनके रुतबे के तले, बौद्धिक रुतबे के तले, लोगों ने इंडिया शब्द को स्वीकार कर लिया। इस इंडिया शब्द, अच्छा, अब हम लोग आपस में ये एकेडमिक बातचीत बहस कर सकते हैं, इसका भी महत्व होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। विमर्श का निश्चित रूप से महत्व है और उससे काफी राजनीति दूरगामी दृष्टि से बनती है। लेकिन अगर आप आम जनता से बात करें तो उसमें भारत और इंडिया दोनों को, और हिंदुस्तान, एक तीसरा शब्द और है, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, इन तीनों, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, इन शब्दों को आम जनता बिल्कुल एक दूसरे के स्वाभाविक पर्यायवाची के तौर पर स्वीकार करती है। उसको इंडिया से भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंद से भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान से भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसको भारत से भी कोई दिक्कत नहीं। अब राजनीतिक जो होड़ है, उस राजनीतिक होड़ के तहत एक शब्द पर अचानक भारत पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा है, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि जनता की जुबान से इंडिया शब्द छीना जा सकता है। और अगर ऐसी ही बात है तो सरकार के पास ये पूरा अधिकार है, वो एक संविधान संशोधन करके इंडिया शब्द को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया शब्द लोगों की जुबान से इतनी आसानी से नहीं जाएगा, वो उनकी जुबान पर बना रहेगा। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया शब्द जो है ना, किसी एक भाषा, किसी एक सांस्कृतिक क्षेत्र को, किसी एक जातीयता, किसी एक एथनिसिटी से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है कि आप अचानक उसको परिवर्तित कर दें और लोग उस सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को हासिल करने के लिए उसको स्वीकार कर ले। जैसे कि मद्रास का नाम हटाकर चेन्नई किया गया तो तुरंत स्वीकार हो गया, लोगों अब चेन्नई बोलते हैं, कोई मद्रास नहीं बोलता। हालांकि मद्रास, अभी भी मद्रास हाईकोर्ट बोला जाता है। इसी तरीके से कलकत्ता का नाम कोलकाता रख दिया गया, तो वो वहां पे आमतौर पर अब ये बात स्वीकृत हो गई है। लेकिन इस लिहाज से आप इंडिया को अगर नाम हटाना चाहें तो आप नहीं हटा पाएंगे। और उसमें ऐसा तखमीना लगा के बताया गया है कि करीब सरकार को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, करीब 14,000 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा होगा, जो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और तमाम विदेशी मुकामों के ऊपर बहुत ज्यादा इसमें तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्तागण है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया नाम को वो हटाने का, संविधान बदलने का ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है, हम केवल भारत के ऊपर अतिरिक्त जोर दे रहे हैं। और मोहन भागवत ने भी यही कहा था कि उसको हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंडिया को हटाए नहीं, भारत का इस्तेमाल शुरू कर दें। जी। अभी G20 की बैठक तो शुरू हो गई है, लोग आ रहे हैं, विदेशी जो मेहमान हैं, लेकिन ब्रुसेल से राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया अपनी पत्रकार वार्ता में, और भारत में भी इसकी थोड़ी चर्चा हो रही है कि इस पूरी जो एक रात्रि भोज है राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें कांग्रेस के नेता खड़गे को नहीं बुलाया गया है, सोनिया गांधी को भी नहीं बुलाया गया है। तो क्या ये एक बहुत ऐसा मुद्दा है जिसकी बहुत चर्चा की जानी चाहिए? ये प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के थोड़े छोटेपन को दिखाता है कि वो विपक्षी नेताओं में कांग्रेस को की उपेक्षा कर रहे हैं? भाई, तकनीकी रूप से देखा जाए तो कांग्रेस के पास विपक्ष के नेता का पद नहीं है। वो तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसकी संख्या इतनी कम है कि तकनीकी रूप से विपक्ष के नेता का पद नहीं है। तो सरकार से अगर पूछा जाए तो वो कह देंगे भाई विपक्ष के नेता तो आप हैं ही नहीं, हम आपको क्यों बुलाएं। विपक्ष की नेता की एक बाकायदा एक संवैधानिक हैसियत होती है, उसको कैबिनेट रैंक के मंत्री का दर्जा मिलता है और उसी तरह की तमाम सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, उसी तरीके से उसे दफ्तर भी प्राप्त होता है, और उसको प्रधानमंत्री के बाद एक तरह से दुनिया के सामने एक दूसरे नंबर के व्यक्ति के रूप में पेश किया जाता है लोकतंत्रों में। लेकिन वैसा कांग्रेस वो दर्जा प्राप्त करने में असमर्थ रही,
तो भाजपा ये तर्क दे सकती है कि भाई ये इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन बेहतर तो यही होता कि वो लोग अपनी उदारता दिखाते। जब आपने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति बनाई, तो उसमें अधीर रंजन चौधरी को आपने रखा, रखा कि नहीं रखा? एक किसी कांग्रेसी नेता को रखा, तो आप ये तो महसूस करते हैं कि अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए आप कहीं न कहीं आपको कांग्रेस की नुमाइंदगी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वहाँ भी उन लोगों को बुला सकते थे। आज एक और छोटी घटना घटी जिस पे मैं सोच रहा हूँ कि सवाल पूछ ही लूँ, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त करें। खबर ये है कि देवगौड़ा जी और उनकी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करने जा रहे हैं। तो क्या ये कर्नाटक की राजनीति में एक रेडिकल बदलाव ला सकता है? नहीं, नहीं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तो पहले भी रह चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी उन्हें ये दिखाई पड़ा है कि लिंगायतों के साथ-साथ वोक्लिगाओं के वोट भी बड़े पैमाने पर भारतीय कांग्रेस में गए हैं और इससे उनको बहुत नुकसान हुआ है। पिछली बार वोक्लिगाओं के वोट बीजेपी में चले गए थे, इसलिए उन्हें नुकसान हुआ था। इस बार वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो अब वो कहीं कांग्रेस वोक्लिगाओं के वोटों का दोबारा वो वोटों को दोबारा ना हासिल कर ले, इसके लिए उन्हें कुछ न कुछ तो राजनीतिक पेशबंदी करनी है। तो हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है कि वो एनडीए में चले जाएँ। ठीक है। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपने अगर अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप देश और देश की राजनीति के बारे में कुछ सुचिंतित टिप्पणियाँ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से सुन पाएँ। आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभय सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।